अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम बीएसएस रेयर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें ना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। ठीक है, जायंट प्लेटिलेट्स होंगे, यानी प्लेटिलेट्स जो हैं अनयूजुअली बड़े बड़े होंगे, लार्ज होंगे, और प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी ऑटोसोमल रिसेसिव प्लेटिलेट फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शन डिसऑर्डर, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जायंट प्लेटिलेट्स होते हैं और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। तो इसमें आपने याद रखना है कि वजह यही है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। एक बीएसएस जो है ना, ये बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में प्लेटिलेट ग्लाइकोप्रोटीन 1b910 कॉम्प्लेक्स जो होता है प्लेटिलेट के सरफेस पे, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है 1b95 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये प्लेटिलेट के सरफेस में है, इसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। तो अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये रिसेप्टर, ये एसेंशियल है, ये एक एसेंशियल रिसेप्टर है हमारे वॉन विली ब्रांड फैक्टर के लिए। ठीक है, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है या डिसफंक्शन हो जाता है इस रिसेप्टर का, तो प्लेटिलेट प्रॉपर्ली आपस में एडहेयर नहीं हो पाएंगे डैमेज ब्लड वेसल वॉल के साथ, जो कि हमें पता है क्रिटिकल स्टेप होता है क्लॉट फॉर्मेशन में। प्लेटिलेट अडेयर होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे, अडेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसमें ये इशू है मेन। तो अब क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? सिम्टम जो है बच्चे में अर्ली लाइफ में ही स्टार्ट हो जाते हैं, इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में, लेकिन सिवियरिटी में वेरी कर सकते हैं। बर्थ के टाइम पे या थ्रू आउट द लाइफ फर्स्ट नोटिस हो सकते हैं। बर्नार्ड सोलियर में जो है ना, ईजी ब्रूजिंग होगी, परप्यूरा बनेंगे, रेड टाइनी रेड पर्पल स्पॉट, ब्लीडिंग अंडर द स्किन। ठीक है, म्यूकोजा ब्लीड करेगा, एपिस्टेक्सिस होगा, फ्रीक्वेंट समटाइम्स सिवियर नोज ब्लीड, जिंजाइवल ब्लीड हो सकता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग एक्सेसिव ब्लीडिंग आफ्टर माइनर ट्रोमा, जैसे अगर डेंटल प्रोसीजर करवाया, सर्कमसिशन, तो बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीड हो रहा है। मेनोरेजिया होगा, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन एडोलेसेंट फीमेल्स। ठीक है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो अब कैसे डायग्नोस करेंगे हम बच्चे को जो है बर्नार्ड सोलियर है? इसके डायग्नोसिस जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो क्लिनिकल सस्पिशन, दूसरे लैब टेस्ट। सबसे पहला सीबीसी, उस पर आपको प्लेटिलेट का काउंट लो मिलेगा, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा। दूसरा हमने पेरिफेरल स्मीयर करवाना होता है। पेरिफेरल स्मीयर जो है ना, इसमें हमें ये जो हॉलमार्क है ना इसका, जायंट प्लेटिलेट्स, ये हमें नज़र आएंगे, लार्ज बड़े प्लेटिलेट्स एज लार्ज एज आरबीसीज। ठीक है, और इसके अलावा आपने सीबीसी करवाया, स्मीयर करवाया, ब्लीडिंग टाइम आपको जो है प्रोलॉन्ग मिलेगा। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टडी, जिसको हम एग्रियोजोमेट्री कहते हैं, एग्रीजोमेट्री। ठीक है, एग्रीगोमेट्री, ये की डायग्नोस्टिक है, फाइंडिंग है। उसमें यानी हमें जो मिलती है वो यही होती है, इम्पेयर्ड या एब्सेंट एग्रीगेशन इन रिस्पॉन्स टू रेस्टोसेटिन। ठीक है, विच इज़ नॉट करेक्टेड बाय एडिंग नॉर्मल प्लाज्मा। तो उससे हम फिर उसको वॉन विली ब्रांड डिजीज से भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, बाकी एग्रीगेशन टू द कॉमन एगोनिस्ट जैसे एडीपी, कोलेजन, थ्रोम्बिन, इनसे जो है नॉर्मली होगी, रिस्टोसेटिन ऐड करने पे एग्रीगेशन नहीं हो रही, तो ये प्लेटिलेट एग्रीगेशन स्टडीज से भी करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री भी टेस्ट है, उसमें हमें रिड्यूस या एब्सेंट एक्सप्रेशन मिलेगा इस ग्लाइकोप्रोटीन 1b95 कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो ये फ्लो साइटोमेट्री भी एक और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। यही टेस्ट है इसमें बर्नार्ड में। मैनेजमेंट होती है कि हमने ना, कोई क्योर नहीं है, हमने सिर्फ जो है ब्लीडिंग एपिसोड्स को प्रिवेंट और ट्रीट करना है। सबसे पहले कोई भी ऐसी मेडिकेशन अवॉइड करनी है जो और प्लेटिलेट के फंक्शन को इम्पेयर करती है, जैसे इन बच्चों को आपने एस्पिरिन, एनसेड्स, ये अवॉइड करना है। ठीक है, दूसरे हम एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे मेडिकेशन में हमारे पास ट्रांसैमिक एसिड आ जाती है। ठीक है, और ये म्यूकोजा ब्लीड को मैनेज करने के लिए, नोज़ ब्लीड हो गया, डेंटल ब्लीड, उनके लिए ट्रांसैमिक एसिड जैसे एंटी फिब्रिनोलाइटिक देंगे। बाकी हम प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन ओनली अवेलेबल थेरेपी है फॉर सर्जरी या पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज के लिए, सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो, उसमें प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। डेस्मोप्रेसिन एसिटेट जो है ना, DDAVP, ये कुछ केसेस में यूज़फुल है, लेकिन इसका एग्जैक्ट रोल डिफाइन नहीं हुआ दैन इन द अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीड के लिए, मॉडरेट टू सिवियर सिम्टम्स के लिए जो है सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द एक्टिविटी में भी नेसेसरी। ठीक हो गया, यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक बर्नार्ड सोलियर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया। देखिए, ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया जो है ये भी सिवियर लेकिन रेयर इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। इसमें प्लेटिलेट खुद जो है वो डिसफंक्शनल हैं, इवन दो द नंबर ऑफ प्लेटिलेट यानी प्लेटिलेट काउंट जो है वो याद रखिए इसमें नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें डिसफंक्शनल हो गए हैं प्लेटिलेट्स। तो ये एक स्विस पीडियाट्रिशियन
जॉर्ज ग्लैंसमैन ने इसका नाम रखा था ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया, ठीक है। जेनेटिक प्लेटलेट डिसऑर्डर एंड प्लेटलेट हैव क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसीज ऑफ द फिब्रिनोजन रिसेप्टर अल्फा 2 बीटा 3, ठीक है। अल्फा 2 बीटा 3 होता ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी दोनों पेरेंट्स एक एक कॉपी आएगी तभी डिसऑर्डर होगा। तो इसमें ना प्लेटलेट ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A कॉम्प्लेक्स, जिसको हम उसका दूसरा ही ये नाम है, एक 2B3A भी आप कह सकते हो, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है 2B3A, जिसको हम इंटेग्रिन अल्फा 2B बीटा 3 भी कहते हैं, अल्फा 2B बीटा 3, ठीक है। या आप ऐसा भी कह सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, ये ज़्यादा ईजी है। तो इसमें डिफेक्ट आ जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये हमारा फिब्रिनोजन रिसेप्टर होता है प्लेटलेट के सरफेस पे। नॉर्मली जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो ये रिसेप्टर ना फिब्रिनोजन को बाइंड करता है, फिब्रिनोजन को, एक हमारा क्लोटिंग फैक्टर है ना, उसको बाइंड करता है और ब्रिजेस बनाता है अलोइंग द प्लेटलेट टू एग्रीगेट, वो आपस में फिर क्लम्प होते हैं और प्राइमरी क्लॉट बनता है। तो इस ग्लैंसमैन थ्रोम्बस्थीनिया में क्योंकि 2B3A ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ही डिफेक्टिव है या एब्सेंट है, तो प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं हो पाएंगे, क्लॉट इम्पेयर फॉर्म होगा, इम्पेयर्ड क्लॉट फॉर्मेशन एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होगी, ठीक हो गया। कैसे क्लिनिकल फीचर्स होंगे, सिम्टम यूजुअली अर्ली चाइल्डहुड में ही होंगे, वही म्यूकोक्यूटेनियस ब्लीड, इजी परप्यूरा ब्रूज, नोज ब्लीड, एपिस्टेक्सिस, जिंजाइवल ब्लीड, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फीमेल्स में, माइनर ट्रॉमा के बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीड, डेंटल वर्क या सर्कमसिशन के बाद, और जीआई ब्लीडिंग भी है लेकिन लेस कॉमन। तो जॉइंट्स में ब्लीडिंग याद रखिए इनमें रेयर है, तो हम इसको फिर हीमोफीलिया से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि इसमें हमें जॉइंट में ब्लीडिंग रेयर मिलती है। डायग्नोसिस हम वही सीबीसी करवाएंगे, उसमें प्लेटलेट का काउंट और मॉर्फोलॉजी तो नॉर्मल होगा, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था कि जो है वो प्लेटलेट जो है वो उसमें सिवियर जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया था बर्नार्ड सोलियर में, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया लो प्लेटलेट काउंट, यहाँ पे काउंट नॉर्मल होगा, लेकिन यहाँ सीबीसी पे हमें जो है मॉर्फोलॉजी उसकी और काउंट नॉर्मल ही मिलते हैं। बस ये लार्ज और फ्यू, वहाँ पे लार्ज और फ्यू थे प्लेटलेट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई काउंट का या नंबर का मसला नहीं है, डिसफंक्शनल है, फंक्शनल डिसऑर्डर, ठीक है। और ब्लीडिंग टाइम यहाँ पर भी सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड होगा। और क्लॉट रिट्रैक्शन इसमें ऑफन एब्सेंट होती है या डिक्रीज होती है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर जो है ये आल्सो क्रिटिकल होते हैं इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्लॉट रिट्रैक्शन भी नहीं मिलती। इस डिसऑर्डर में ग्लैंसमैन में ना प्लेटलेट एग्रीगेशन, जब स्टडीज़ हम करेंगे एग्रीगोमेट्री, ये की डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एग्रीगोमेट्री, उसमें एब्सेंट या सिवियरली रिड्यूस्ड एग्रीगेशन होगी इन रिस्पॉन्स टू द मोस्ट एगोनिस्ट लाइक ADP, कोलेजन, थ्रोम्बिन, एपिनेफ्रिन, इनसे एग्रीगेशन सिवियरली रिड्यूस या एब्सेंट होगी। क्रूशियली एग्रीगेशन जो है ना वो रिस्ट्रोसेटिन से नॉर्मल ही होगी, तो रिस्ट्रोसेटिन से यहाँ पर नॉर्मल हो रही है एग्रीगेशन, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ग्लैंसमैन को बर्नार्ड से। बर्नार्ड में रिस्ट्रोसेटिन से नहीं हो रही थी नॉर्मली, ठीक है। तो बर्नार्ड से और बॉर्न मिलीब्रेंड से आपने डिफ्रेंशिएट किया। दूसरा फ्लो साइटोमेट्री होती है, जिसमें आपको ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A का एक्सप्रेशन एब्सेंट या रिड्यूस मिलेगा, कंफर्म हो जाएगी डायग्नोसिस। मैनेजमेंट यहाँ पे यही है कि स्ट्रिक्ट अवॉइडेंस ऑफ द एस्प्रिन एंड सेड्स ना यूज़ की जाएँ। लोकल मेजर्स में जो है हीमोस्टेटिक एजेंट लगाएंगे या डायरेक्ट प्रेशर के ज़रिए, नेज़ल पैकिंग नोज ब्लीड के लिए। एंटी फिब्रिनोलाइटिक जैसे ट्रांजैमिक एसिड जो है या एमिनोकैप्रोइक एसिड, ये जो एग्जिस्टिंग क्लॉट्स हैं उनके ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करने के लिए, और इफेक्टिव है फॉर द म्यूकोजल ब्लीड, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर हो गए आयरन या फोलेट सप्लीमेंट फॉर अनीमिया, वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी ड्यू टू इन्फेक्शियस रिस्क एसोसिएटेड विद मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन, पेशेंट हु आर ब्लीडिंग रिक्वायर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। एक और है इसमें रिकम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7, ठीक है। रिकम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A जो है ना फॉर ब्लीडिंग एपिसोड एंड पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड द पेशेंट रिफ्रैक्टरी टू द प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन विथ और विदाउट द एंटीबॉडीज टू प्लेटलेट, यानी ये हम जो है ना हाईली इफेक्टिव है सिवियर ब्लीड वालों के लिए। थ्रोम्बिन को ये प्रमोट करेगा, ठीक है। ये रिकम्बिनेंट एक्टिवेटेड फैक्टर 7A जो है थ्रोम्बिन को प्रमोट करेगा, थ्रोम्बिन की जनरेशन प्लेटलेट के सरफेस पे इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्रीगेशन डिफेक्ट, ठीक हो गया। और यही है लास्ट जो क्यूरेटिव ऑप्शन है ग्लैंसमैन का, याद रखिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली क्योर जो हमने सिवियर केसेस के लिए रिजर्व किया हुआ है। लास्ट टॉपिक आता है हमारे पास ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको पता है कि होल ब्लड जो है वो फ्रैक्शन होता है पैक्ड रेड सेल्स में, प्लेटलेट्स,
फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, उसको फ्रैक्शन किया जा सकता है होल ब्लड को। पैक्ड रेड सेल्स में प्लेटिलेट्स, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, क्रायो प्रेसिपिटेट। तो इससे पहले कि ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो पेशेंट को दिए जाएं, तो डोनर ब्लड को हम हमेशा स्क्रीन करते हैं उसमें हेपेटाइटिस सी, बी और HIV के लिए। ठीक है, तो दोनों जो डोनेटेड ब्लड भी है और जो रेसिपिएंट ब्लड है उनमें हमने टेस्ट करनी होती है एंटीबॉडी, ABO और RH एंटीजेंस जो है वो हमने टेस्ट करने होते हैं। ठीक है, क्रॉस मैचिंग नीडेड होती है ऑन एनी कंपोनेंट दैट कंटेन द रेड ब्लड सेल्स। जिस भी कंपोनेंट में इनमें आप दे रहे हो बच्चे पेशेंट को रिक्वायर्ड कोई भी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो अगर उसमें जो है रेड ब्लड सेल्स है तो हमें क्रॉस मैचिंग लाजमी करनी होती है। ठीक है, दोनों रेसिपिएंट और डोनर ब्लड का। ट्रांसफ्यूजन कंपोनेंट शुड नॉट बी मिक्सड विद द कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, यानी जिस ट्यूब से आप कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन दे रहे हो ना, जैसे लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन भी चल रहा है पेशेंट का, उसी से आपने जो है ना ट्रांसफ्यूजन नहीं करनी होती, क्योंकि ना ऐसा करने से ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्योंकि सिट्रेट होता है ब्लड बैग्स में। ठीक है, सोडियम सिट्रेट जो कि एक एंटी कोगुलेंट है, वो चीलेटिंग की तरह एक्ट कर रहा होता है आयोनाइज्ड कैल्शियम के लिए। आयोनाइज्ड कैल्शियम हमारे नेचुरली जो है वो डोनेटेड ब्लड में मौजूद है। ठीक है, तो कैल्शियम सॉल्यूशन में मसला ये है, अगर रिंगर लैक्टेट चल रही है तो उसमें जो है कैल्शियम आयंस होंगे, तो अगर आप कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशन के साथ ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करोगे, उसी लाइन में दे रहे हो पेशेंट को, तो एक्सेस कैल्शियम जो है ना वो ओवरवेलम कर जाएगा लिमिटेड अमाउंट ऑफ सिट्रेट एंटीकोगुलेंट को इन द ब्लड प्रोडक्ट। अब ये जो फ्री कैल्शियम है ये अवेलेबल है टू एक्टिवेट द क्लोटिंग कास्केड, और ब्लड कंपोनेंट्स जो हैं वो क्लॉट हो जाएंगे IV लाइन में, फ़िल्टर में या ब्लड बैग में, इसीलिए हमने अवॉइड करना होता है। ब्लड कंपोनेंट को आपने जो है वो वार्म नहीं करना होता, 37 से ज़्यादा वार्म नहीं करना होता। ठीक है, अच्छा, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, ये हम जो है FFPs जो होते हैं ना, ये आल इसमें कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर नंबर 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो और इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स भी होती हैं, एल्बुमिन, एंटीथ्रोम्बिन। तो इसका प्राइमरी फंक्शन ये है कि जो ब्रॉड कोगुलेशन फैक्टर रिप्लेसमेंट हम कर रहे होते हैं, जैसे किसी को वॉल्यूम और फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई हो, तो किस किस को लगाया जाता है, जैसे वारफरिन का अगर रिवर्सल करना चाह रहे हैं, ठीक है, फैक्टर की डेफिशिएंसीज़ हैं, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, लिवर डिजीज़ है, DIC, तो उनमें तो ये रैपिडली दिया जाता है इन 4 आवर्स। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ आल क्लोटिंग फैक्टर बाय 10 to 20% इफ़ गिवन एट अ डोज ऑफ 10 to 15 ml पर kg के हिसाब से अगर हम देंगे तो 10 से 20% जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट होता है क्रायो परसिपिटेट। याद रखें, क्रायो परसिपिटेट जो है ना, ये कंसनट्रेट है लार्ज कोल्ड इनसोल्यूबल प्रोटीन्स का, यानी इसमें फिब्रिनोजन है, फैक्टर नंबर 8, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर और फैक्टर नंबर 13। ठीक है, ये जो कोल्ड इनसोल्यूबल प्रोटीन्स है ना, इनका कंसनट्रेट होता है, उसको कहते हैं क्रायो परसिपिटेट। ये अपने नाम याद रखने हैं और इसमें वॉन विलीब्रेंट फैक्टर भी ऐड कर लें। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द फैक्टर नंबर 8, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर एंड फिब्रिनोजन डेफिशिएंसीज। यानी फिब्रिनोजन की रिप्लेसमेंट के लिए हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है इसको यूज़ करना। जैसे अगर किसी को हाइपोफिब्रिनोजेनीमिया है, फिब्रिनोजन 100 से 150 के से लेस है, लो है, जैसे DIC का पेशेंट है, ऑब्स एमरजेंसी है, मैसिव हेमरेज है, तो फिब्रिनोजन जिसमें कम होगा, या जिसको फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो उसमें हम जब प्योरीफाइड कंसनट्रेट अनअवेलेबल हो तो हम क्रायो परसिपिटेट देते हैं। ठीक है, तो इसको रैपिड इन्फ्यूजन के ही ज़रिए दिया जाता है। हाफ पैक पर kg जो हो ना, वो फैक्टर 8 के लेवल बढ़ा देगा 80 to 100%। देन प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन, हमें पता है कि प्लेटिलेट्स स्मॉल सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं प्लाज्मा में, तो ये जो है प्लेटिलेट प्लग फॉर्मेशन, प्राइमरी हीमोस्टेसिस में इनका रोल होता है। तो अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मसला है, प्लेटिलेट काउंट लो है, स्पेशली अगर 10⁻⁹ से अगर लो हो, तो उसमें हम देंगे, ये थ्रेशोल्ड है, अगर लेस देन 50 × 10⁻⁹ से लो हो तो हम सर्जरी से पहले प्लेटिलेट देते हैं। या किसी को अगर प्लेटिलेट का डिसफंक्शन है तो उसमें भी प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूज़ करने होते हैं। ये भी रैपिड ट्रांसफ्यूज़ होंगे 4 आवर्स में। 10 ml पर kg प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन जो है प्लेटिलेट के काउंट को बढ़ा देगा 50,000 पर माइक्रोलीटर से ज़्यादा। दैट्स इट। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे न्यू प्लास्टिक डिजीज़, चैप्टर नंबर 17 पीडियाट्रिक्स से।